नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज से बजट आने तक रोज 5 बजे आपके सामने बजट के अलग अलग पहलुओं को हम रखने जा रहे हैं। इस खास पेशकश में हम बहुत डिटेल्ड तरीके से जानने की कोशिश करेंगे लोगों की उम्मीद क्या है, अलग अलग वर्गों के लिहाज से इस बजट को समझने की कोशिश करेंगे, उन अपेक्षाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो परिलक्षित होने चाहिए आगामी बजट में। इस पर कई विशेषज्ञ और खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे और कई तथ्य आपके सामने रखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट 2024 पेश करने जा रही हैं। इस बार बजट में महिलाओं पर खासा जोर रहने वाला है, फोकस रहेगा और महिला केंद्रित योजनाओं के लिए लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट के दस्तावेजों के अनुसार सरकार ने अंतरिम बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए महिला केंद्रित योजनाओं के लिए बड़ा बजट आवंटित किया है। इन योजनाओं में 100% महिला केंद्रित योजनाएं और 30% महिलाओं की भागीदारी वाली अन्य योजनाएं शामिल हैं। हालांकि इस बार महिला केंद्रित योजनाओं पर अधिक ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में चालू वित्त वर्ष के लिए अंतरिम बजट के लिए अपने बजट भाषण में 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया था। इनमें गरीब, किसान, महिलाएं और युवा शामिल हैं। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए उपायों को सूचीबद्ध किया है। वित्त मंत्री ने कहा था कि उद्यमिता, जीवन की सुगमता और उनके लिए सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने इन 10 वर्षों में गति पकड़ी है। इसीलिए केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इसमें सब्सिडी में बढ़ोतरी, महत्वपूर्ण वस्तुओं की लागत को कम करने पर फोकस हो सकता है। तो महिलाओं, युवाओं, किसानों, इनको लेकर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना फोकस बनाए हुए, लेकिन महिलाओं की अगर बात की जाए तो चाहे वो विपक्षी दल हो या फिर सत्ता पक्ष हो, अपने विगत चुनाव में भी देखा 2024 में जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर या महिलाओं को लेकर योजनाएं और महिलाओं को लेकर वादे दोनों ही तरफ से किए गए थे, वो स्पष्ट तौर पर दिखाते हैं कि आधी आबादी इस देश की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण योगदान देती है। सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि महिलाओं का विश्वास जिस भी राजनीतिक दल के साथ होता है वो जीत कर आता है और इसकी बहुत बड़ी वजह है महिलाओं का गंभीरता से वोटिंग में हिस्सा लेना, महिलाओं का किसी भी परिवार को चलाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाना। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो देश और दुनिया की इस आधी आबादी को बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां महिलाएं पुरुषों के साथ न सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, बल्कि कई मामलों में वो पुरुषों से बहुत आगे दिखाई देती हैं। कार्यक्षेत्र के लिहाज से आप बात करें, साथ ही साथ यदि हम बात करें जीवन के उन चुनौतियों के विषय में जहां पर अभी तक माना जाता था कि महिलाएं शायद उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं, जैसे करियर के लिहाज से या फिर अन्य कई कार्य क्षेत्रों में जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। इसी तरह से जब इकोनॉमी की बात होती है, बजट की बात होती है, तो ये अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के बारे में कई बातें कही जाती रही हैं। महिलाओं को अधिक सुरक्षित, अधिक सशक्त बनाने के लिए चाहे विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों के ही तरफ से कई बड़े वादे किए गए हैं। 2024-25 का जो बजट होगा उसमें महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिला और किसान ये 2 ऐसे वर्ग हैं जिनके बारे में हम काफ़ी लंबे समय से बात करते रहे हैं और महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों के टैक्स में अतिरिक्त छूट की बात है जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। रसोई गैस से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं पर सब्सिडी दी जा सकती है क्योंकि ये सीधी वो चीज़ें हैं जो महिलाओं से जुड़ी होती हैं और महिला टैक्स पेयर्स के लिए रियायती टैक्स स्लैब की भी पेशकश हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। विवाहित महिलाओं के लिए टैक्स क्रेडिट जैसे लाभ दिए जा सकते हैं। बच्चों वाली महिलाओं के लिए टैक्स क्रेडिट या शिक्षा बचत योजना जैसे लाभ दिए जा सकते हैं। मेडिक्लेम बीमा के लिए धारा 80D के तहत कटौती की सुविधा भी दी जा सकती है। स्वरोजगार वाली महिलाओं को स्टार्टअप लागत के अतिरिक्त लाभ दिए जा सकते हैं। ये संभावनाएं हैं कि 2024 के बजट में ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। लखपति दीदी ये एक ऐसी टर्म रही है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार बात कही है। स्वास्थ्य सेवाओं समेत जरूरी चीज़ों पर भी सब्सिडी दिए जाने की संभावनाएं हैं। सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त या रियायती स्वास्थ्य जांच की सुविधा को लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण को प्रोत्साहन देने की बात हो सकती है। ये उम्मीदें हैं। आयुष्मान योजना का लाभ आशा और आंगनवाड़ी जो बहनें होती हैं उन तक पहुंचे,
ये भी एक उम्मीद है। व्यापक हो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल योजनाएं, इसको लेकर हमेशा आवाज़ उठती रही है। आर्थिक भागीदारी में महिलाओं को जगह मिले, इसके लिए भी आवाज़ उठती रही है। बजट में महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं, क्या संभावनाएं, कुछ बातें हमने आपके सामने रखी। हालांकि जब बजट आएगा तो और ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ये तय मानकर चलिए कि महिलाओं को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले और कुछ महत्वपूर्ण आवंटन इस बजट में आपको देखने को मिल सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि देश की वित्त मंत्री भी एक महिला हैं और महिलाओं को सशक्त करने को लेकर, जैसा मैंने लगातार आपको बताया कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने चुनाव के दौरान भी बड़े बड़े वादे किए हैं। बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है और यहाँ पर देश कि यही आधी आबादी आपको देखने को मिलेगी, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोफेसर जयंती दत्ता, जानी मानी अर्थशास्त्री हैं, वो मेरे साथ जुड़ रही हैं। शेफाली अंबस्टा जो कि गृहिणी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ रीना सिंह जी जो जानी मानी एडवोकेट हैं, वो जुड़ रही हैं। निकिता चावला जाना पहचाना चेहरा है, मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, निकिता मेरे साथ जुड़ रही हैं। और मेरी सहयोगी कोमल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। उनके साथ भी कई अन्य महिलाएं जुड़ेंगी जो अपनी अपनी बातों को रखेंगी। प्रोफेसर जयंती दत्ता, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। हम किसानों की भी बात कर रहे हैं, हम युवाओं की भी बात कर रहे हैं, और फिर महिला एक ऐसा बड़ा वर्ग है। मैं चुनाव के दौरान भी कहता था कि आप तमाम जाति, तमाम पोलराइजेशन की बात कर लीजिए, एक सबसे बड़ा वर्ग अगर पोलराइज हो गया महिलाओं का, तो किसी की भी सत्ता को बदलने का या किसी को भी सत्ता में लाने का दम रखता है। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों महिलाओं को लुभाते दिखाई दिए। बहरहाल चुनाव हो गया, कई बड़े वादे दोनों तरफ से किए गए। अपेक्षाओं के तौर पर आपको क्या लगता है, फिजिबल कौन कौन सी बातें हैं जो इमीडिएट एक्शन में देखने को मिल सकती हैं इस बजट में? देखिए, सबसे पहले तो मैं मानती हूं कि आज की जो महिला है उसकी जिम्मेवारी और उसका रोल प्लेइंग बहुत हद तक बदल गया है। आज की महिला जब एक शुरुआती जिंदगी में जब स्कूल में एंटर करती है बच्ची, वहीं से उसका सोच बदलने लगता है। वो करियर के लिए बहुत जागरूक है। आज का स्कूली बच्चा जो है, जो लड़की है हमारी, वो नहीं सोचती है कि शादी ही मेरी ऑल्टरनेट है। वो सोचती है मुझे जिंदगी में क्या करना है, आगे क्या किस तरह का करियर मैं चुनूंगी। तो यहाँ पे खर्चे की बात अगर आप देखें तो ये सीमित सिर्फ स्कूली खर्चे पे नहीं होती है। और एक औरत के लिए परिवार को चलाना, जब वो कामकाजी जिंदगी में घुसती है तो वो समान तरह से बंटवारा कर लेती है। कई दफे मैंने देखा है परिवारों में औरत की फाइनेंशियल जिम्मेवारी ज्यादा होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो उस हिसाब से औरत के लिए छूट आप 5,000 20,000 ऐसे बोल देते हैं तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। क्योंकि आप देखिए आज की जो जिंदगी है, जब एक शुरुआती जिंदगी से जब वो रिटायरमेंट की एज में पहुंचती है तो इनकम टैक्स के लिए भी उसे छूट नहीं मिलता। अगर आप रिटायर कर जाते हैं, बुढ़ापे के लिए उसके बच्चे अक्सर 80% जो हमारी मेट्रोपोल में पॉपुलेशन है, आप अगर ये जायजा लेंगे, रिसर्च करेंगे, रिसर्च के बेसिस पे मैं बता रही हूँ, 80% बच्चे इनके बाहर बसे हुए होते हैं, छोटी परिवार होती है। तो आप ये बुढ़ापे में पोस्ट रिटायरमेंट में आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, मेडिसिन के खर्चे बढ़ जाते हैं और हर सुविधा आपको सरकारी वहां पे नहीं मिलती। आप मजबूर होते हैं अपने ऊपर मेडिसिन, बाकी इन्वेस्टिगेशंस, तमाम चीजों के लिए खर्चा करना। आज की जो नारी है वो नहीं चाहती कि फॉरेन कंट्री से उसका बच्चा जो है उसे पैसा भेजे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो सैंक्शन। बाहर के देशों में रिटायरमेंट के बाद आपको छूट मिलती है, आपको इतना इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। मैं बात कर रही हूं जो हमारे 70+ लेडीज हैं, उनको तक आप देखिए, नहीं जी आप 30% में आ रहे हैं। कोविड के दौरान कई फैमिलीज मैंने देखा जो रिटर्न फाइल नहीं कर पाई, लेकिन उनके लिए 1.5 लाख आपने फाइन लगा दी। तो आज का जो एक पारिवारिक जिंदगी है औरत की, वो बहुत हद तक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने, जयंती जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शुरुआती बातचीत में उठाया। मुझे लगता है कि आपके जहन में होगा कि सबसे अहम बात यह है, सबसे पहले इसको रखो। और ये सचमुच में दिल की बात है, मेरे भी दिल की बात है। शेफाली जी मेरे साथ हैं, गृहिणी के तौर पर इस मंच पर वो जुड़ी हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। शेफाली जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम देखते हैं कि कमाने का काम जो है वो पुरुषों का, या टैक्स को लेकर पुरुषों पर बहुत ज्यादा फोकस होता है, लेकिन पूरा घर चलाने वाली एक फुल टाइम
एम्प्लॉय, 24 घंटे काम करने वाली महिला, जिसके बिना एक परिवार का खाका कभी सोचा समझा भी नहीं जा सकता है, उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाना चाहिए, बजट में क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल बर्डन को भी कुछ हद तक अपने कंधों पर ले पाए, या आप किस तरीके से सोचती हैं गृहिणी के नाते कि ये हो तो और अच्छा? नमस्कार। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि गृहिणियों के जो कहते हैं ना कि उनके रसोई घर से ही घर की अर्थव्यवस्था चलती है, और उसका सबसे जो मजबूत और बेसिक आधार है वो है एलपीजी सिलेंडर। और सिलेंडर के जो दाम है, फिर भी सरकार की कोशिश दिखती है कि कभी कभार थोड़ी बहुत कम कर दी जाती है, लेकिन फिर भी ये उतनी कम नहीं है जो सभी के पॉकेट के लिए बेहतर हो। तो मुझे लगता है कि सरकार को गैस सिलेंडर के दाम को बिल्कुल नियंत्रित रखने के लिए जरूर ठोस कदम उठाने चाहिए। उसके साथ ही जो बेसिक जरूरतें हैं, जैसे कि आटा के भाव या आजकल दालों की कीमतें बहुत आकाश को छू रही हैं, और उनसे ही सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि घर को न्यूट्रिशन मिलता है, खासकर औरतों को भी। तो जब भी अगर बजट में इन सब चीजों की मैं देखती हूँ कीमतें बढ़ती हैं, तो सबसे ज्यादा उस घर की गृहिणी ही अपने दाल या सब्जियों में कटौती करके घर के अन्य सदस्यों को खिलाना चाहती हैं। जी, और मैं आज जब मैं बात कर रहा हूं तो आज ही जो है महंगाई दर बढ़ गई है, तो वो जो आप अपेक्षा कर रही हैं वो एकदम से हम देख रहे हैं कि आज उसमें भी एक बड़ा झटका लगा है। थोड़ा इस पर और डिटेल में बात करेंगे, कई और महिलाएं गृहिणियां हमारी तमाम जो महिला पत्रकार रिपोर्टर हैं उनके साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। निकिता, एक कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप काफी चीजें सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रखती हैं, लेकिन आपकी अपेक्षाएं इन जनरल महिलाओं को लेकर क्या रहती हैं जब बजट की बात होती है कि किस जगह पर पैसा लगाया जाए जिससे स्थितियां बेहतर हो सकती हैं? देखिए, महिलाएं सिर्फ आधी आबादी ही नहीं है हमारे देश की, ये एक बहुत ही मेजर वोट बैंक भी है। तो सब सरकारें आती हैं, वादे करती हैं कि हम महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। एंड जो सरकार, अगर आप भी ये नोटिस करें, जो सरकार महिलाओं का दिल जीत लेती है, उनका विश्वास जीत लेती है, वही पावर में वापस आती है। सो महिलाओं के लिए कुछ करना इज नॉट कि सिर्फ महिलाओं के लिए किया, एक महिला के लिए करना मतलब एक पूरे परिवार के लिए आपने कुछ किया, एक पूरी कंट्री का जो बैकबोन है वो इस नारी शक्ति पे चलना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सो इस बार जैसे बजट में बोला गया है कि युवा, किसान, महिलाओं पे फोकस किया जाएगा। सो ये सुन के, जान के, दैट टू फ्रॉम फीमेल महिला फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर्स, ये जान के बहुत खुशी होती है दैट ओके फाइन, कुछ किया जाएगा। सो इस चीज को तब्दील करने के लिए इनटू समथिंग जहां पे ये बेनिफिट पहुंचे। तो जैसे इन्होंने अभी बोला, एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है, जो एक डायरेक्ट फंड ट्रांसफर होगा, एक औरत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, इसका मतलब उसके घर में भी, हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, सो घर में भी उसकी पोजीशन को सक्षम करना है। तो अगर उसके पास पैसा होगा, उसके घर वाले उसको बेटर ट्रीट करेंगे। ये आप एक रूरल सिचुएशन में भी देखिए। तो अगर हमारे पास एक हाउसवाइफ है, वो इतना सारा अनपेड लेबर करती है ऑन अ डेली बेसिस, सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करती है, बट अगर उसे कोई इंसेंटिव दिया जाए कि वो जाके बाहर कहीं काम कर सके, कुछ पैसे कमा सके, एंड उस पर कुछ टैक्स बेनिफिट्स हो, तो कितना बड़ा फायदा होगा। सिर्फ उस महिला का नहीं, सरकार का भी, उनका टैक्स। हालांकि ये बड़ा आप जो बात कह रही है ना, व्यवहारिक रूप से, क्योंकि मैं भी एक परिवार का ही हिस्सा हूं, एक परिवार मैं भी चलाता हूं, तो उसमें मैं भी देखता हूं कि कई बार महिलाएं जो बहुत सशक्त हैं, जो अपना करियर अच्छा खासा चला रही हैं, उनको भी परिवार चलाने के लिए सारा कुछ छोड़ना पड़ता है, इस करियर को छोड़ना पड़ता है। यानी वो पैसे से ज्यादा जरूरी चीजों को संभाल रही हैं। यहां पर सिर्फ करियर की बात नहीं है, उनका इंपॉर्टेंस सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरी कुछ चीजें होती हैं, वो पूरा का पूरा घर संभालती हैं, इतना कुछ उनके ऊपर पड़ता है। और जी, अच्छा करियर चलाने वाली, पुरुषों से ज्यादा पैसा कमाने वाली महिलाएं जो हैं वो छोड़कर घर चला रही हैं, क्योंकि घर चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीना जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, तो बाकी क्योंकि मेरी तमाम सहयोगियों को भी आप देख पा रहे हैं, अनम फातिमा मेरे साथ जुड़ी हुई है, कोमल जुड़ी हुई है, आंचल जुड़ी हुई है, मुंबई से, प्रयागराज से, दिल्ली से। तो हम महिलाओं की अपेक्षाएं और यहाँ पर बाजारों में अगर कुछ लोगों से बात कर पाए तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रीना जी, मेरा सवाल वही है कि महिला सुरक्षा को लेकर बजट कैसे हेल्प कर सकता है? रीना जी। आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, बोले। जी, बिल्कुल। देखिए,
जैसे कि आपने पहले बताया था कि भाई यहाँ एक जो बजट का एलोकेशन है, देखिए हमें मिनिस्ट्री से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां से हमें बजट एलोकेट हो जाता है और फिर वो जैसे अलॉट होते होते, और जो रूरल एरियाज हैं, विलेजेस हैं, या फिर अगर हम ये कहें कि एक ब्लॉक प्रमुख तक, उसके पास भी एक उसकी फाइनेंशियल लिमिट्स होती हैं कि जो एक वो स्पेंडिंग कर सकता है। अब यहाँ पे अगर एक आंगनवाड़ी की वर्कर है, आशा वर्कर है, अगर हम एक लोअर उस पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी ऐसी जो प्रॉब्लम है, जब से हमारा देश आजाद हुआ, ऐसा नहीं है कि स्कीम्स की कमी है या फिर सरकार के जो बजट आते हैं उसमें कोई संवेदनशीलता नहीं दिखती है, ऐसा नहीं होता है। हर साल करोड़ों रुपए अलॉट किए जाते हैं, पर ग्राउंड पे उसका कितना प्रैक्टिकली असर दिखता है वो मायने रखता है। देखिए आज के प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है कि अगर हम महिला बजट की बात करें तो सिर्फ एक एलपीजी गैस का ही मुद्दा रह गया है या दाल सब्जी का मुद्दा रह गया है। अगर महिलाओं की देश में हम जरूरत को देखें, जरूरत कैसे पूरी होगी? बजट पैसे के बगैर तो कोई चीज इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। तो जहां पे हम महिलाओं की बात करते हैं तो वहां पे हमें ये एलपीजी दाल सब्जी को लेकर के संकुचित नहीं होना होगा। सबसे पहले आता है हेल्थ सेक्टर। आज भी हम मीडिया में ऐसा देखते हैं कि किसी गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई सरकारी अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर के ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके कारण क्या आयुष्मान भारत स्कीम नहीं है या फिर ऐसे सरकारी हॉस्पिटल नहीं है? वहां पे चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स हो या कोई भी हो। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट। आज भी अगर बच्चियां कॉलेज जा रही हैं या स्कूल जा रही हैं रूरल एरियाज में या शहर में, तो ऐसे बहुत क्राइम्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट, अगर जैसे कि मैंने बताया कि बसेस हैं, बसेस हो गए, ट्रेन हो गई, वहां पे ऐसे ईव टीजिंग के केसेस होते हैं, धक्का मुक्की होती है। तो यहाँ पे सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो महिलाओं की जो जी, मैं आऊंगा निकिता और शेफाली जी आपके पास, एक बार बात खत्म हो जाए। जी बोलिए। तो जो है कि जो उनकी लाइफ है वो स्मूथ हो, कि एक सुरक्षा को लेकर के। अब जैसे कुछ साल पहले महिला थाने बनाए गए, अब महिला थानों के अंदर महिलाएं जो जाती हैं वो भी देखिए बजट एलोकेट होने के बाद ही आए हैं। बिना बजट एलोकेशन के कोई चीजें नहीं आ रही। अब जो पहले मैं आपकी बात को जो समझ पाया वो इंपॉर्टेंट भी है, और हर योजना पे बात होती है कि ठीक है योजना बना रहे हैं, बजट एलोकेशन हो रहा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन कितनी सख्ती से हो रहा है और वो जमीन पर कितनी सही तरीके से वो योजना पहुंच रही, ये ज्यादा महत्व की बात है। मेरी तमाम सहयोगी भी बनी हुई हैं, शेफाली जी और निकिता जी भी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर जयंती, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी इस बात पर चाहूंगा कि बजट में हमेशा टैक्सेस की बात होती है। पुरुष जो है आमतौर पर घर में कमाई का काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, महिलाएं घर चलाने का वो महत्वपूर्ण काम करती है जिस पर मैं पहले बोल रहा था। ऐसे में महिलाओं को कुछ ऐसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए जिससे कि ये टैक्सेशन का, क्योंकि जब टैक्स का वजन या जोर एक पुरुष पर आता है तो वो पूरे परिवार पर आता है, तो उससे कुछ रियायत ऐसी मिले, कुछ ऐसी चीजें बने या कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे कि पूरे परिवार को फायदा हो। और वो क्या हो सकता है, क्योंकि आप अर्थशास्त्री, थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, दाल चावल की भाव जो है उसमें अगर बढ़ोतरी है उसको कम करना मेरे ख्याल से इट्स अ मैसिव एफर्ट। लेकिन जहां तक सिलेंडर की बात है उसको आप बड़े आराम से नीचे ला सकते हो। दूध की जो है, देखिए सारे पृथ्वी वर्ल्ड में हमारा कंट्री जो है सेकंड स्टैंड पे है मिल्क की उत्पादन की, अगर हम देखें दूध की उत्पादन में। लेकिन वो दूध की भी प्राइस जो है बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके लिए मैंने आगे भी आवाज उठाई थी कि ये एक ऐसी चीज है जो रिक्शा वाले के घर में भी जाती है, मिनिस्टर के घर में भी जाती है। और ये दूध की कीमत में, सिलेंडर की कीमत में अगर पॉलिटिकल विल है तो बड़े आराम से कम कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं रखना चाहूंगी, देखिए हर जगह बजट एलोकेशंस के ऊपर टाइम फ्रेम आ जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर टैक्स स्लैब्स की बात मैं करूं तो ये मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर अगर चाहे तो वो रियायत दे सकती है। मेरी उनसे गुजारिश यही है कि प्लीज कंसिडर दैट द वुमन हु इज अर्निंग ऑल्सो स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी फॉर हर ओन हेल्थ, फॉर द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। मैं ये नहीं कह रही कि पुरुष नहीं करता है, लेकिन घर चलाने का जिम्मा आज भी औरत के ऊपर होता है, और वो ये सोच के नहीं चलती कि ये मेरा पैसा है, ये हस्बैंड का पैसा है। तो वहां पे ईमानदारी से कुछ रियायत
औरत जो एम्प्लॉय है, जो फीमेल एम्प्लॉय है, उसको देना चाहिए, क्योंकि उसका खर्चा देखिए, हार्मोनल प्रॉब्लम्स औरत की जिंदगी में है, चाइल्ड बेयरिंग औरत की जिंदगी में है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए मेंटल हाइजीन, फिजिकल हाइजीन, ये तमाम एक औरत की शुरुआती जिंदगी से शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया जाता। मैं चाहूंगी कि ईमानदारी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जो बात आप कह रही हैं कि ये सेंसिटिविटी का इशू है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला इनकी बात करना, उस संवेदनशीलता से उसको समझना भी जरूरी है कि महिलाओं के मुद्दे एक्चुअली क्या है। और मैंने यही कहा कि खुद वित्त मंत्री एक महिला है, उसको बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। महिलाओं पर जोर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार कहते रहे हैं। अनम, फातिमा, कोमल और आंचल, मेरे तमाम सहयोगी भी मौजूद। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले निकिता और शेफाली जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो एक एक करके सुन लेते हैं संक्षेप में, ताकि हम सबको इन्वॉल्व कर पाएं। शेफाली जी, पहले आप अपनी बात बोलें। धन्यवाद। गृहिणी होने से पहले मैंने वर्षों तक अध्यापिका के तौर पर काम किया है, और मैंने इस चीज को बहुत शिद्दत से महसूस किया है कि प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स की सैलरी बिल्कुल ही रेगुलेटेड नहीं रहती है। मुझे लगता है कि इस नए बजट में कुछ तो प्रावधान होना चाहिए, जिसमें प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाती हैं, जो अपना एकदम हार्ट एंड सोल देती हैं स्कूल के कामों में और बच्चों की जो कहते हैं ना के विकास में, उनको सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिलती है जितने सरकारी विद्यालयों में मिलती है। उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक हेल्प्स आती हैं, जो हमारी मेड्स होती हैं, उनके लिए बजट में कुछ ना कुछ रेगुलेशन आना चाहिए। संयोगवश ज्यादातर जो घर में हेल्प के लिए आती हैं वे महिलाएं होती हैं। उनकी मेडिकल फैसिलिटी या उनके इंश्योरेंस के लिए असल में ये एरिया जो है बिल्कुल ही उपेक्षित है। लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है। अभी जो पैनल में जितने सजेशन आए उसमें मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी महिलाओं की जो घर चला रही हैं इस तरीके से, वो हाउस हेल्प के तौर पर काम तो करती हैं, लेकिन वो हाउस हेल्प के साथ साथ में अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्प भी कर रही हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सजेशन, इस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कुछ और। निकिता, आप अपना पॉइंट रखें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो अगर ये बजट बना रहे हैं महिलाओं के लिए, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि महिलाओं का मुद्दे क्या है, महिलाओं को चाहिए क्या, उनकी जरूरतें क्या है। और हर महिला की स्ट्रगल कहने को अलग है। एक अर्बन औरत की स्ट्रगल एक रूरल से डिफरेंट है, येट एट द सेम टाइम कुछ चीजें सेम है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, हार्मोनल इश्यूज हो गए, सर्वाइकल कैंसर का जो डर हमारे सर पे एक लगा रहता है वो हो गया, एंड एक पिंक टैक्स लगता है बाय जस्ट बीइंग अ वुमन। बस एक औरत होने के नाते हमें कुछ चीजें बहुत महंगी पड़ जाती हैं। सो क्या हमें, अगर हमारे पास कुछ भावनाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं बजट से, तो क्या उस चीज पे गौर हो सकता है, कोई चेंजेस हो सकते हैं, ये देखने वाली बात है। एक चीज और जो अभी अनाउंसमेंट भी एक हुई थी जो मुझे रियली अच्छी लगी कि जो आयुष्मान भारत की जो स्कीम है वो अब आशा एंड आंगनबाड़ी वाली स्कीम में भी उसको हम एक्सटेंड करेंगे। सो जो हेल्थ चेकअप्स हैं वो सब्सिडाइज हो जाएंगे विमेन के लिए, ये भी एक बड़ी बात है। कोमल, शुरुआत आपसे करता हूं। दिल्ली में सियासी गलियारों में भी आप लगातार कई लोगों से बात करती रहती हैं, यहाँ महिलाओं के मुद्दों पर भी आपने कई रिपोर्ट्स की हैं। खुद एक पत्रकार होने के नाते, एक महिला होने के नाते, आपको क्या लगता है कि इस बजट में ऐसा क्या हो सकता है कि आने वाला साल बेहतर हो और जितने वादे और जितने दावे महिलाओं के लिए किए जा रहे थे वो जमीन पर भी दिखाई दें? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सरकार, अभी खासतौर से मोदी सरकार की अगर बात करते हैं पिछले 10 सालों को, तो बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जो डायरेक्ट महिलाओं के लिए है और कई अलग अलग महिलाओं के लिए है। और अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो उसमें कुछ राज्यों में खासतौर से ये माना जा रहा है कि वहाँ पर जो, खासतौर से मैं यूपी की बात करूँगी, अगर वहाँ पर जो सीटें कम आई है वहाँ कहीं ना कहीं महिलाओं की मतदाता जो है उनकी भी थोड़ी बहुत नाराज़गी रह गई होगी। सरकार हमेशा महिलाओं के बारे में इसलिए पहले सोचकर चलती है, खासतौर से जब बजट की बात आती है, और इस बार भी अच्छा खासा बजट जो है वो महिलाओं के लिए, उसके लिए अच्छा खासा जो अमाउंट है वो आवंटित किया गया है। अब इसको कैसे दिया जाएगा? 100% ऐसी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट महिलाओं के लिए है, जो महिला बाल विकास मंत्रालय है उसको दी जाती है कई योजनाएं, और कुछ अलग अलग मंत्रालय जो हैं
उनके ज़रिए महिलाओं के कल्याण के लिए लगाई जाती है। पिछले 10 सालों में भी अगर हम देखते हैं तो सरकार ने खासतौर से जो रूरल एरिया की महिलाएं हैं उनके लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई, जैसे लखपतिया दीदी, ड्रोन दीदी या मातृ शक्ति वंदना, इस तरीके की कई, बल्कि प्रधानमंत्री आवास में जो है उसमें भी ये देखा गया कि इस योजना का ज़्यादा लाभ जो है वो महिलाओं को मिले। तो कई ऐसी जो है जैसे उज्ज्वला योजना, शक्ति सदन, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास देना, मेडिकल के लिए उनके लिए देना। लेकिन अभी देख सकते हैं प्रवीण में एक बहुत फेमस मार्केट जो है यहाँ पर जनपद की उधर खड़ी हूँ, इधर आप देखेंगे कि महिलाएं जो है वो शॉपिंग करने ज़्यादा आती है। और हर बार जब शहर में महिलाओं से बात की जाती हैं, जो गाँव की महिलाएं हैं उनके लिए काफ़ी सारी योजनाएं हैं, शहर की महिलाओं के लिए भी योजनाएं हैं, लेकिन शहर की महिलाएं चाहती हैं कि एक तो रसोई घर का बजट जो है वो कम से कम हो, उसके लिए महंगाई जो है वो कम हो। दूसरी चीज़ ये है कि शॉपिंग को जो है कपड़े, गहने, उनमें जो है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको भी बेनिफिट मिले अलग से। साथ में कुछ ऐसे पार्लर्स जो जाती हैं वो उनको क्या बेनिफिट सरकार देने वाली है, लगातार जिस तरीके से कॉस्मेटिक्स के रेट बढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के शहरी महिलाओं की अपेक्षाएं कुछ, उम्मीदें कुछ और हैं और गांव की महिलाओं की कुछ और है। लेकिन सरकार की कोशिश रहती है कि जितनी भी योजनाएं हैं उसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है उनके लिए जी। कोमल, दोबारा आएंगे आपके पास, इस पर और बातचीत करेंगे। कोमल शर्मा आपको दिल्ली से जानकारी दे रही थी। आंचल मुंबई से बनी हुई है और अनम फातिमा प्रयागराज से बनी हुई हैं। प्रोफेसर जयंती भी आपको साथ साथ में दिखाई दे रही हैं। तो हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं। अनम के पास जाए उससे पहले मैं आंचल के पास एक बार मुंबई जाना चाहूंगा। मुंबई जिसको माया नगरी कहा जाता है, मुंबई जहां के बहुत सारे अलग मसले होते हैं। आंचल, आप मुंबई को भी जानती हैं, यहाँ की पत्रकारिता को भी जानती हैं और मैं देखता हूं कि किस तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर खुद बहुत भागदौड़ करते हुए अपनी रिपोर्ट्स को भेजती रहती हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी निजी तौर पर क्या अपेक्षाएं इस बजट से हैं, और साथ ही साथ मुंबई में अगर महिलाओं से आपकी बात हुई हो तो वो बजट से क्या अपेक्षा है, या क्या मिल सकता है इस बजट से मुंबई की महिलाओं को? प्रवीण, आपको बता देते हैं कि मुंबई में खासकर महिलाएं जो है वो सरकार से, चाहे फिर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों से काफी उम्मीदें होती हैं। और इस बार जिस तरीके से बजट को लेकर महिलाओं की उम्मीदें हैं वो खासकर सिर्फ महंगाई कम करने को लेकर, क्योंकि पूरा का पूरा जो उनका बजट है, रसोई का बजट है, वो बिगड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जो मांग है वो महंगाई को कम करने को लेकर है। इसके साथ ही साथ कुछ सेक्टर में यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सुधार चाहती हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, और इसी के साथ ही साथ टैक्स को लेकर भी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि मुंबई में खासकर ज्यादातर महिलाएं वर्किंग करती हैं, वो एम्प्लॉइज होती हैं, तो ऐसे में उनकी मांग है कि टैक्स में थोड़ा बहुत छूट दिया जाए। लेकिन मेरे साथ में कुछ पुरुष भी मौजूद है, खास तौर पर जो खुद वो चाहते हैं कि इस बार बजट में कुछ बदलाव हो, और काफी उम्मीदें इस बार के बजट में लोग कर रहे हैं, फिर चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि इस बार बजट में क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, खासकर महिलाओं को लेकर? महिलाओं को लेकर सबसे पहले जो है रसोई गैस पे जो जीएसटी है और टैक्सेस है, ये सब कम किया जाए। खाने पीने की चीज़ों पे सब जो टैक्स है, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है। महिला के लिए जो है वो किचन होता है, जब किचन ही तुम मार दोगे किचन को, तो महिला कहाँ से उठेंगे? वो प्रेशर बाद में पुरुष पे आता है, वो पुरुष हिल जाता है। वो उसे घर की महिलाएं जब परेशान है तो और आपको पुरुष तो परेशान होना ही होना। तो मैं यही चाहता हूँ कि सबसे पहले जो किचन के जितने भी चीजें यूजेस है उन पे टैक्स कम किया जाए। क्या बदलाव चाहते हैं इस बार बजट में, क्या बदलाव चाहते हैं? हम सबसे पहले तो ये और क्या बजट की कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें बदलाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? सबसे पहले तो है जीएसटी को, मतलब ये पैसे वालों के लिए ठीक है जीएसटी, जो लेबर वर्क है वो जीएसटी उनके लिए कोई काम नहीं है। इस पर हम और इनसे बात करेंगे आपके साथ जितने लोग हैं, क्योंकि जीएसटी, व्यवसायी, किसान, युवा, बहुत सारे मुद्दे हैं और ये सभी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन मुद्दों पर बहुत डिटेल से बात करने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पर, क्योंकि अब बजट पर ये हमारी खास पेशकश है, आगे जारी रहेगी। अनम फातिमा मेरी सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं। अनम, प्रयागराज एक ऐसी जगह है, जैसे कि अभी कोमल बता रही थी, ग्रामीण महिलाओं की बात की जा रही थी। अब तो प्रयाग जो है वो अपने आप में शहर के तौर पर बहुत विकसित हो गया है, लेकिन आसपास के कई क्षेत्र हैं जो ग्रामीण इलाके भी इसके
आसपास आते हैं। जब भी प्रयाग आता हूं या जब भी यहाँ पर महिलाओं से किसी कार्यक्रम में बात होती है तो चेन की छीना झपटी या चेन स्नैचिंग एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। बड़ा लोगों को आश्चर्य होता है कि ये भी कोई बहुत बड़ी समस्या होती है। ये सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा प्रयागराज में जब भी गया तब उठा है। दूसरा, महिलाओं की यहाँ पर अपेक्षाएं बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा मुझे बताएं कि प्रयागराज में या गाँव में महिलाएं किस तरीके से सोचती हैं, अपेक्षा करती हैं, बजट को कितना समझती हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी ये टॉपिक लेने के लिए, और हमारे साथ जितनी भी महिलाएं मौजूद हैं वो भी काफी खुश, जितनी भी महिलाएं हैं वो भी बड़ा खुश थी कि ये टॉपिक लिया गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, और मैंने कई सारी अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी देखा है, तो ये जो सेक्टर रहा है, जो ये चीजें रही हैं, चेन स्नैचिंग और ये सब, तो अब काफी ज्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में, और काफी ज्यादा लेवल की हमें सेफ्टी मिली है अगर हम महिलाओं की बात करें तो। और ये मैंने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में काफी जगह पे देखा है कि ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करती हैं महिलाएं। अब हम आ जाते हैं अगर महिलाओं के एजुकेशन को लेके, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मेल के कंपैरिजन अगर हम फीमेल्स पे जाएं तो काफी कम रेट है उनके कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कि एक जो एजुकेशन जो फैक्टर है वो जरूर अपलिफ्ट होना चाहिए इसमें। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि डिफरेंट सेक्टर्स की हैं, कुछ जो है वर्किंग हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। पहले से मैम से जानते, तो अभी बजट आने वाला है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीदें हैं आपकी बजट से? क्या चाहती हैं आप बजट में? इवन मैं चाहती हूँ कि हमारे पेट्रोलियम्स के ऊपर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो बजट आने वाला है उसके पेट्रोलियम के ऊपर हमारे मंत्रालय को काम करना चाहिए, उसका बजट कुछ इंक्रीज करना चाहिए, पेट्रोलियम्स के दाम घटाने चाहिए। उसके अलावा स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में डेंगू की स्थिति थी, बीइंग अ डॉक्टर मैंने बहुत नजदीक से देखा इस चीज को कि हमारे पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, उसकी वजह से हमने अपने एक बहुत प्रीशियस डॉक्टर को खो दिया, और जो जन सामान थे उनके बीच तो जो चीजें हुई, कोलाहल हुआ, वो तो हमने देखा ही। हमने अपने डॉक्टर्स को खोया, हमने अपने बहुत सारे साथियों को खोया। देखिए प्रवीण, ये बात हो रही है कि जो है मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो रही है कि मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज होनी चाहिए। और भी हैं जो हाउसवाइफ हैं, होम मेकर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या आप चाहते हैं चेंजेस, या क्या उम्मीदें हैं आपके बजट से? जी, मेरा नाम सिमर है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। बजट चाहे घटता है या बढ़ता है, उसका सीधा असर हमारे रसोई पे, किचन पे पड़ता है। तो सरकार को हमारे किचन से रिलेटेड भी बजट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर परिवार में बजट कम या ज़्यादा हो भी रहा है तो हमें किचन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमें तो वो ज़रूरी चीज़ें करनी ही करनी है परिवार के लिए। सरकार नीचे गरीब लोगों को राशन फ्री दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों के लिए भी कोई स्कीम निकाले। हम सारे टैक्सेस पे ऑफ करते हैं, हमसे ही सब कुछ सरकार का चलता है, तो हमारे पे भी ध्यान दे, हमारे लिए भी स्कीम लाए, ताकि हमारा जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी बजट का फायदा उठाए, हमारे भी किचन में, घर में सब कुछ अच्छा। क्या स्कीम लाए? कोई स्कीम का आइडिया है इनके पास? अनम, कोई स्कीम का आइडिया है एक्चुअली? कुछ लाए? हाँ जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कैसी स्कीम आप चाहते हो, किस तरीके की स्कीम आ जाए कि जो है मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं वो सैटिस्फाइड हो जाएंगी? अब जैसे गैस सिलेंडर के दाम है 1100, 1080 ऐसे चल रहा है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। सब्जियों के दाम, टमाटर देख लो आज 100 रुपए केजी है, कल हाफ था डबल रेट पे है, प्याज, मतलब सबके दाम बढ़े ही जा रहे हैं, और इन सब का असर हमारे किचन पे ही तो पड़ता है। हालांकि सरकार ने उज्ज्वला योजना और ऐसी सारी स्कीम्स लाई हैं, बट इनका कहना है कि जो मिडिल क्लास है उन तक पहुंचना चाहिए। अब इन्हीं के कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे, हमारे साथ एक वर्किंग वुमेन भी मौजूद है जो बिजनेस वुमेन है, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, क्या उम्मीदें हैं इस वक्त आपकी बजट से? थैंक यू। और जैसे आपने भी बहुत सही बोला, और आपने भी जो बताया अपना सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैं ब्यूटी इंडस्ट्री से हूँ, और ये अब सरकार हमें, मोदी जी को भी बहुत हम लोग को एजुकेट कर रही है, सब बातें सही हैं, लेकिन हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को, इतना हाई उसका GST है 18%, टू मच। तो हम चाहते हैं उस पर कुछ विचार करें। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की आप बात करें? प्रोडक्ट में नहीं, सर्विसेज में। जैसे कोई फेशियल करा रहा है, कोई भी मेकअप करा रहा है, तो हम 18% लेते हैं, तो वो एकदम पीछे हटने लगते हैं। मुझे भी शर्म आने लगती है कि
अनम देखिए, ये अच्छा है कि आपने अलग अलग वर्गों के कई महिलाओं को यहाँ पर एक साथ जमा किया, और इससे क्या होता है, एक समझ में आता है। और जब व्यवसाय की बात होती है ना, जब वर्किंग वुमेन, तो वर्किंग क्लास में मुझे लगता है कि वुमेन और मेन ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं रह जाता। हाँ, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहता है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन जो महिलाएं उद्योगों में हैं या उद्यमिता में हैं, वो तो फिर उसी कंपटीशन में। हाँ, जो गृहिणी होती है उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, और ख़ासतौर पर वो गृहिणियाँ जो अपना सारा करियर छोड़कर अपने परिवार को चलाने में लगी हुई हैं, और साथ ही साथ में कई ऐसी महिलाएं जो घर भी देख रही हैं और काम को भी देख रही हैं, तो ये बड़ा चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण होता है। प्रोफेसर जयंती, एक बात हमने देखी कि अभी जब भी आप महिलाओं से सामान्य तौर पर बात करेंगे तो बजट या उसकी टेक्निकलिटीज़ या उसका जो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र है, उससे बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं। उन्हें लगता है कुछ हो जाना चाहिए, बस कुछ हो जाए, कोई स्कीम ले आओ, स्कीम में सिलेंडर, महंगाई कम हो जाए, और ओवरऑल महंगाई जब आती तो सिलेंडर, सब्जी सब आप उसमें ले लीजिए, सबके दाम कम हो जाए, पहली चीज़। लेकिन क्या कर सकती है सरकार अभी इमीडिएट, क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि महंगाई दर जब आज बढ़ रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त, और कौन सी ऐसी स्कीम ले आए कि इन चीजों पर काबू हो जाए? देखिए, अभी जो आप इंटरव्यू कर रहे थे, तो एक पुरुष ने मुंबई से जो बात हो रही थी, उन्होंने मेरे ख्याल से मुद्दा बहुत सीधी तरह लेमैन्स की लैंग्वेज में रखा कि अगर एक औरत परेशान होती है तो पुरुष भी हिल जाता है। पुरुष भी हिल जाता है तो आप मान के चलिए, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपके फैमिली हेल्थ, जिसमें पुरुष भी है, बच्चे भी है। तो अगर आप देखें, आपके यहाँ पे छोटी सी पैनल में अगर आप देखें, छोटा सा एक रिप्रेजेंटेटिव आपने चुन के सामने रखा, अगर उन्हीं के बातों को हम ध्येय रखें तो सबने यही मांग मांगी कि जीएसटी कम करें, सिलेंडर के दाम कम करें। अगर सब्जियों के दाम इतनी जल्दी कम नहीं कर सकते, जैसे मैंने गुजारिश करी, दूध में आप आराम से, आपके कंट्री में कमी नहीं है मिल्क की, तो मिल्क के भाव में आप कम कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैंने शुरुआत में कहा, आपने मेरे को बिल्कुल पकड़ा कि ये चीजें आपके दिमाग में बहुत ऊपर उस पे है, प्रायोरिटी पर आपने रख रखा था प्रायोरिटी। तो वो जो टैक्स की जो छूट है, ये मैंने मांग करी, तो आप देखिए ये सामने आ रही है। अगर आप हर जगह कम नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली जीएसटी कम कर सकते हैं, आप सिलेंडर की भाव कम कर सकते हैं, दूध की भाव आप कम कर सकते हैं, दालें और सब्जियां तो ये जनरल है। उसके साथ साथ आप देखिए जो फिजिकल हेल्थ है औरत की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो गड़बड़ाने लगती है। सबसे ज्यादा चैलेंज मेरे ख्याल से जेंडर वाइज अ वुमन फेसेस बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी इज द वन हु इज into the reproductive mechanism also. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी अगर आप मद्देनजर रखें तो एक सीधी तरीके से आपको स्लैब में मार्जिनल नहीं, एप्रिशिएबल छूट देनी चाहिए। उसके बाद मैंने कही थी ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स। ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स मैं देखती हूं आजकल बढ़ती चली जा रही हैं, खास करके मेट्रोपोल्स में। वहां पे अगर आप ये करें कि निर्धारित कर दे, भाई इतनी उम्र के बाद, रिटायरमेंट के बाद आपको इतनी स्लैब की इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी छूट है, अगर आप ये छोटी छोटी छूटों पे अमल करते हैं तो मेरे ख्याल से जनरल ब्लैंकेट मिल जाती है औरतों को सर्वाइवल के लिए। आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ एंड मोर देन दैट योर फैमिली हेल्थ। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो हमसे बहुत आगे हैं और वहां पे फैमिली हेल्थ का एक बहुत अहम मुद्दा होता है। और वहां पे देखिए फैमिली संभलती कहां से? किचन से संभलती और एक माहौल से। तो माहौल बनाने के लिए अगर औरत परेशान रहेगी, भागम भागी में रहेगी, तो वो क्या करेगी? बच्चों की परवरिश नहीं कर सकेगी, अपने हस्बैंड के लिए पूरी तरह टाइम नहीं दे पाएगी, तो नेचुरली योर फैमिली विल बी अफेक्टेड। I think it's high time they should consider giving a really appreciable छूट to the। और जब आप बोल रही थी तो being a male, being a family man, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही थी। I could connect,
मैं उन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकता हूं और इस पर एक लंबी चर्चा अलग से हो सकती है, लेकिन क्योंकि शेफाली जी इस समय गृहिणियों को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो खुद काम भी कर चुकी हैं एक अध्यापिका के तौर पर, तो वो दोनों चीज़ों का बैलेंस जानती है। और मैंने ये कहा था शेफाली जी कि महिलाएं वो होती हैं जो सेक्रीफाइस का एक बहुत बड़ी मिसाल है, बलिदान की एक बहुत बड़ी मिसाल है। वो अपने करियर को सेकेंडरी रखती हैं, अपनी एस्पिरेशंस को सेकेंडरी रखती हैं, फैमिली उनके बिना नहीं चल सकती, नहीं बन सकती, ये सब मानते हैं। ये हमारा सामाजिक ताना बाना है। ऐसा क्या हो कि आप खुश हो जाएं और आपको लगे कि हाँ ड्यू रिस्पेक्ट मिला? मुझे तो एक ऐसा लगता है कि पेट्रोल जो है, जो मुझे लगता है सारी महंगाई और सारी ये जो कहते हैं हमारी बहस का जो कहते हैं आधार है, मुझे लगता है पेट्रोल शुड ब्रिंग अंडर जीएसटी ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हर एक राज्य में मैं देखती हूँ कि पेट्रोल के प्राइस अलग अलग हैं। मैं क्यों दूसरे राज्यों के बनिस्बत 15 रुपए पेट्रोल का दाम ज्यादा दूं? जो औरतें रोज काम के लिए जाती, मान लीजिए मैं अध्यापिका हूँ, रोज मुझे अपने विद्यालय जाना है और हर दिन मेरा 20-30 रुपया ज्यादा पड़ रहा है, तो मेरा महीने का अगर आप काउंट करें तो मेरा बजट काफी जो कहते हैं उससे प्रभावित होता है। तो अगर पेट्रोल का दाम हर जगह सेम हो तो हमें, मुझे लगता है वो काफी हद तक हमारी महंगाई को भी नियंत्रण में ले सकता है और बाकी चीजें भी उससे जो कहते हैं प्रभावित हो सकती हैं। हाँ, तो एक के सादे सब सदे, वो तो माना ही जाता है कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल बढ़ा तो सब बढ़ गया, पेट्रोल का दाम घटेगा तो सब घटेगा, ये तो खैर सीधा इफेक्ट है ही। निकिता, आप मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कई युवा हैं जो इस समय पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहते हैं, स्टार्टअप्स लगा रहे हैं। स्टार्टअप्स को लेकर हालांकि अलग से फोकस है, युवाओं को लेकर अलग से फोकस है, फिर वो चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, लेकिन फिर भी महिला युवा उद्यमियों को लेकर आपकी सोच क्या है? आपको क्या लगता है ऐसा क्या होना चाहिए जिससे उनके लिए संभावनाएं और बढ़ जाएं, ज्यादा बैलेंस तरीके से वो लाइफ के आने वाले समय को फेस कर पाए? आई थिंक हमें स्किल्ड वर्क पे, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो जितनी भी औरतें हैं, जितने भी बच्चे हैं, बिकॉज मैं कई युवा के साथ जुड़ती हूँ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, प्री स्कूल्स में, और कहने को आपके पास एक डिग्री होती है, पर जो वोकेशनल पढ़ाई होती है, जो एक्चुअल स्किल्स होते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आगे सक्षम होंगे सोसाइटी में 4 पैसे कमाने के लिए, उस पर फोकस होना चाहिए। उस टाइप के स्कीम्स या उस टाइप के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए ये चीजें एकदम रेडी मिलनी चाहिए, सो गर्ल्स कैन ग्रो। अगर वो पैसा कमाएंगी तो उनकी इज्जत अलग हो जाती है, ये एक पॉइंट। दूसरा, अगर एक लड़की, अगर मैं एक अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर एक लड़की अगर एक घर खरीदना चाहती है अपने नाम पे, तो ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन पे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप जॉइंट ओनरशिप में ले, बट अगर एक लड़की अकेले अपने नाम पे खरीदे तो क्या उसको कुछ बेनिफिट्स और मिल सकते हैं ताकि वो और सक्षम हो सके? सो फैमिली में जितना वो है, जैसे सभी सबने भी बोला कि जैसे इन्फ्लेशन हो गया, खाने पीने के प्राइसेस हमें मैक्सिमम अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमने खाना अगर अच्छा बनाया है या हम अपनी फैमिली में कभी स्टिंच नहीं करेंगे, हम औरतें हमेशा अपनी फैमिली को आगे रखती हैं, लेकिन अगर हमारा पर्सनल बजट गिर जाएगा तो जो पैसा हम अपने लिए बचाते थे पार्लर जाने के लिए, अपनी नई साड़ी खरीदने के लिए, वो पैसे पे हम फिर कंजूसी करेंगे और फिर हम सफर करेंगे, तो हम खुश नहीं रहेंगे। हम खुश नहीं रहेंगे तो वी कांट फॉल बैक इनटू आवर फैमिलीज। सो हर चीज कहीं ना कहीं लिंक्ड है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। सो महंगाई जो है ये हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। 18% जीएसटी। अभी जब आप बोल रही हैं और प्रोफेसर जयंती भी जब शुरुआत में बोल रही थी, तो मैं सोच रहा था कि महिलाओं को लेकर बड़े जोक्स होते हैं, उनकी नाराजगी, उनके गुस्से को लेकर होते हैं, लेकिन अगर समग्रता से समझा जाए तो समझ में आएगा कि मन में कितना कुछ चल रहा होता है, कितना कुछ संभालना होता है, और उसमें शायद एक पुरुष संभाल भी ना पाए। इस पर बड़ी आध्यात्मिक चर्चाएं हुई है, तमाम लोगों ने तमाम बातें कही। सबकी अपेक्षाओं को साथ रख के आगे बढ़ना होता है परिवार में, फिर हम जॉब देखती हैं, घर देखती हैं। सो इस सब के लिए अगर सरकार हमारी छोटी छोटी उम्मीदों पे, छोटी छोटी मांगों पे अमल कर ले तो हमारे लिए ये ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपकी आवाज जाएगी। लेकिन देखिए, मेरे साथ 3 ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे सहयोगी तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ ट्रिपल प्रेशर है। एक तो देखिए, महिलाओं के जितने अभी तक हमने बात करी कि करियर और फैमिली दोनों को साथ कर चलना, लेकिन पत्रकारिता, मीडिया में, फील्ड में काम करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है, और इसको परफॉर्म कर रही हैं तीनों जो मेरी सहयोगी हैं, आंचल हैं, कोमल हैं, अनम हैं, तो इनके ऊपर
तिहरा दबाव रहता है। तो इनसे जरा इनकी निजी बात भी करते हैं, क्योंकि अभी तो लोगों से बात की। कोमल, आपकी अपेक्षाएं क्या हैं बजट से और आपको क्या लगता है, क्योंकि आप देखिए करियर को भी मैं जानता हूं कि कई सालों से, दशक हो गए आपको, तो 2 दशक से आप भी काम कर रही हैं, लगातार इन चीजों को बैलेंस करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो खास बात यह है कि खासतौर से शहरी महिलाओं के लिए, कि क्योंकि ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत से सरकार ऐसे प्रोग्राम और कई वर्कशॉप ऐसे करती है, जैसे उनको जानकारी, उनके लिए जो योजनाएं बनी हैं वो पता होती है, लेकिन हम जब शहरी लोगों से बात करते हैं तो वो शहरी महिलाओं से बात करते हैं, उनके लिए जो योजनाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती। तो पहले इसके लिए एजुकेट करने के लिए कई प्रोग्राम जो है सरकार को बनाने चाहिए कि वो कौन सी सरकार की योजनाएं हैं खासतौर से महिलाओं के लिए, कि उनको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ को लेकर के बहुत, क्योंकि एक महिला जो होती है, अगर जैसे मैं हूँ कामकाजी महिला भी हूँ, मुझे घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, तो ये दोहरी और एक पत्रकारिता जो है चैलेंजिंग जॉब है। तो आपने जैसे कहा कि तिहरी जिम्मेदारी हो जाती है, तो ऐसे में हेल्थ इश्यूज़ बहुत मैटर करते हैं, कि हेल्थ इश्यूज़ आते हैं और उसके लिए जब महिला जाती है तो उनको उसमें भी क्या बेनिफिट सरकार दे रही है, उसमें लेकर के ज़्यादा बेनिफिट मिले, साथ में टैक्स को लेकर के, तो कई ऐसी चीजें हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तो बात करते हैं, ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज पर भी हमको बहुत फोकस करना चाहिए, खासतौर पर जब बात महिलाओं की होती है। संक्षेप में अब आंचल, आप अपनी अपेक्षाएं बताएं बजट से। प्रवीण, जिस तरीके से मैं पत्रकारिता में काम कर रही हूं, तो मेरे लिए एडुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कितना भी योजनाएं लेकर आए, नई योजनाएं लेकर आए, पुरानी जो भी योजनाएं हैं, लेकिन अगर जब तक एक शिक्षित महिला नहीं होगी तब तक शायद देश का विकास होना, आपके राज्य का विकास होना संभव नहीं है। इसीलिए शिक्षा हर उस घर में पहुंचना चाहिए जहां तक अभी तक नहीं पहुंचा है। दूसरा सबसे बड़ा जो अहम सेक्टर है वो है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर पे हमारी सरकार जो है जीडीपी का 2% से कम खर्च करती है, तो हेल्थ सेक्टर के लिए कई ऐसी फैसिलिटीज है जो लाने की जरूरत है, वो हर किसी के लिए जरूरत है। और ये कॉमन पॉइंट दिखता है जो कोमल ने और आपने कहा। अनम से भी जानते हैं, अनम चलते चलते आपकी एक्सपेक्टेशंस बजट से क्या है? मैंने देखा था कि गेस्ट में एक ने बोला कि जो प्राइवेट स्कूल की टीचर्स हैं, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन काफ़ी रहा है, उनकी जो रहती है कि सैलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रही है। तो ये मैंने खुद भी मैंने करा है और मैं जानती हूँ कि हाँ, ये एक फैक्टर है जो जिस पे वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो प्राइवेट स्कूल की टीचर्स हैं उनकी सैलरी पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऑफकोर्स हेल्थ शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, हेल्थ नहीं नेग्लेक्ट होनी चाहिए। और जब हम थोड़ा सा और अंदर गाँव या ट्राइबल साइड जाते हैं ना, तो वहां की जो महिलाएं हैं प्रवीण जी, वो बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड रहती हैं। तो वो जो हेल्थ है, वो जो है महिलाओं की हेल्थ, या वैक्सीनेशंस को लेके नए नए वैक्सीनेशंस होनी चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए महिलाओं के लिए। हाँ, ये आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार बहुत महंगा होता है इलाज, और महिलाओं की हेल्थ को लेकर प्रोफेसर जयंती ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, और सभी ने, जितने भी पैनलिस्ट हैं, लगभग महिलाओं की हेल्थ पर बहुत बात की है, क्योंकि उसको समझना बड़ा जरूरी। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उम्र के साथ, रोज हर महीने एक बदलाव से गुजरती हैं, हार्मोनल चेंजेस। उसके बाद में गृहिणियों के लिए एक समय जब फैमिली को बना रहे होते हैं, तब मेनोपॉज जैसे चैलेंजेस से भी महिलाएं गुजरती हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ा दर्दनाक एक समय है, एक बहुत तकलीफ दे समय है। तो इमोशनल ट्रॉमा, आपको परिवार को संभालना है, आपको घर के बजट को संभालना है, घर की अपेक्षाओं को पूरा करना है। इसीलिए शायद महिलाओं को देवी स्वरूपा कहा जाता है, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी और किसी के लिए संभाल पाना मुमकिन ही नहीं है। जयंती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेफाली जी, आपका बहुत धन्यवाद। निकिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अनम, कोमल, आंचल, आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहे। आपका बजट में आज महिलाओं पर बात की है। महिलाओं के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज काफ़ी सारे पहलू आए होंगे। आने वाले दिनों में हम एक एक करके बजट में अलग अलग वर्गों के हिसाब से क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हैं, इनको आपके सामने रखते रहेंगे। आज बस इतना।